नमस्कार सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं मैथ जो है 10th का है, उसमें देखेंगे जो हम इससे पहले वीडियो में बताए हैं उनका थोड़ा सा रिवाइजिंग करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बताए थे कि प्राकृत संख्या या वास्तविक संख्या, समझ गए इसके बारे में। तो किसको कहते हैं हम, है क्या प्राकृत संख्या, समझ गया। तो बता दिए हैं, बताओ किसी को अगर इसका परिभाषा मालूम है तो। देखो क्या हम बताए थे, गिनती जो संख्या करते हैं हम उन्हीं संख्या को वास्तविक और प्राकृतिक संख्या कहते हैं, समझ गया। आगे दिया हुआ है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के बारे में भी बताए हैं कि अगर गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर दें या वास्तविक संख्या में शून्य को शामिल कर दें तो क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। उसके बाद पूर्णांक है, जो प्राकृतिक संख्या होता है उन संख्याओं में हम जीरो को शामिल करते हैं तो ये पूर्णांक हो जाएगा। या मान लो कि जो भी संख्या है माइनस का हो या प्लस का हो, इन दोनों संख्या के मेल उसमें प्लस में जीरो, इन सबको मिला दे तो क्या हमारा बनेगा पूर्णांक। यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के साथ जीरो को शामिल करने पे जो प्राप्त संख्या बनता है उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या, समझ गया। अब पूर्णांक के प्रकार, पूर्णांक संख्या जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, उसके बाद शून्य पूर्णांक, ये तीनों होता है। अब जैसे मान के चलो धन पूर्णांक क्या है जिसमें प्लस वाली संख्या आए, ऋण पूर्णांक क्या है जिसमें माइनस वाली संख्या आए, शून्य पूर्णांक क्या है, शून्य है, समझ गया। अब ये बताओ, एक क्वेश्चन तुम लोग से हम करते हैं कि -3 और -8, जल्दी बताओ -3 और -8 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। -3 -8 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, देखेगा तो माइनस जहाँ से शुरू होता है, जितनी माइनस जीरो के पास जो नज़दीक संख्या होता है ना, वो क्या होता है उतना बड़ा होता है, और जितना दूर जाता है संख्या माइनस में उतना वो छोटा होता है। अब जैसे मान के चलो यहाँ जीरो है, अगर हम इधर लेते हैं प्लस में तो इधर माइनस में 1 होगा कि नहीं, और माइनस में फिर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, फिर माइनस में 3 हो जाएगा, फिर माइनस में 4 हो जाएगा। तो यानी कि जीरो के नज़दीक में हमारा 3 है तो ये हो जाएगा बड़ा संख्या, इधर जितना जाएगा वो क्या होगा, छोटा संख्या हो जाएगा। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो -3 बड़ा है। क्यों बड़ा है, तो बता दिए कि जीरो के नज़दीक में है, क्योंकि जितना उसमें माइनस कम, तो ये नज़दीक में है और कम इसमें माइनस है, और जितना इधर जाएगा दूर जाएगा उतना माइनस उसमें ज़्यादा आएगा, इसलिए वो छोटा हो जाएगा, समझ गया। समझ गया ना। अब बताओ -16 और -21, इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, जल्दी बताओ। देखो -16 जो है ना ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, समझ गया। अगर हम कह दें -16 और प्लस में 2 तो कौन बड़ा होगा, तो -16 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, इससे कई गुना ये माइनस में है, समझ गया। इसलिए अगर ऐसा रहे तो सब बच्चे अच्छे से पहचान लेते हैं, माइनस प्लस को देखकर बड़ा छोटा बोल देते हैं। लेकिन इस प्रकार रहे तो उसे ध्यान देना है कि जीरो के जितनी ही नज़दीक हो उतनी वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जितनी दूर होता है उतनी छोटा संख्या वो होता है। आज समझ में, आगे बढ़ जाए। एक क्वेश्चन लेते हैं, बताओ क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं, जल्दी बताओ। सभी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या है या नहीं, बताओ जल्दी। जितने भी प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या है कि नहीं, सभी पूर्ण संख्या है। तो क्या होगा, हाँ यहाँ पे होगा हाँ। क्यों, तो तुम लोग गिनती जानते हो 1 से शुरू होता है अनंत तक जाता है। प्राकृत संख्या भी क्या होता है, उसी में आता है ना, जीरो शामिल करने पर या क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो है जीरो से शुरू होता है, और प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होता है। तो जीरो लेने के बाद बाकी सब जितना भी प्राकृतिक संख्या है सब आता है पूर्ण में। इसलिए कह रहा है क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं, तो क्या है, हाँ है, यस। अब यही सवाल अगर पूछ दे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है या नहीं, जल्दी बताओ। यही उल्टा के थोड़ा पूछ दिया है कि क्या सभी जो है पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है या नहीं, तो समझ गया। देखो सभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है कि गिनती की संख्या जो है वहाँ उसमें जो शून्य नहीं आ रहा है, वो 1 से गिनती शुरू होता है। कभी सुना है
बचपन से पढ़ा होगा, कभी सुना है 0 1 2? नहीं, 1 से शुरू किया है, इसलिए ये क्या होगा? 9। नहीं यानी कि ये नहीं होगा। सभी जितने भी पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या नहीं है। 0 अगर छोड़ दिया जाए तो सभी जो है हो जाएगा। अगर 0 को हम छोड़ दे तो सब पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर 0 से उठाते हैं और कोई सवाल ऐसे कर दे कि सभी डायरेक्ट पूछ दे तब नहीं होगा। अगर वही कह देता 0 को छोड़कर तब हो जाएगा। समझ गया? एक और क्वेश्चन है, कह रहा है क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है? जल्दी बताओ। जितने भी पूर्णांक संख्या है, जितने भी सभी प्राकृत संख्या है या नहीं? जल्दी बताओ। जितने भी पूर्णांक है, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है या नहीं? सभी। तो सभी जब पूछ दे तो सभी जो है पूर्णांक नहीं है। सभी पूर्णांक क्या है? नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछ दे कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? बताओ। ये पूछ दे कि जितने भी पूर्ण संख्या है क्या वो पूर्णांक है? तो है। तुम जितने भी पूर्णांक संख्या में लिखोगे, गिनती की संख्या में लिखोगे, उन सब को इसमें लिख सकता है। किसमें लिख सकता है? पूर्णांक में। सबको लिख सकता है पूर्णांक, इसलिए ये हो जाएगा यस, ये है। एक सवाल और तुम लोग से कर लेता हूँ ऊपर ही में। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जितने भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण और पूर्णांक संख्या है या नहीं? जल्दी बताओ। जितने भी प्राकृत संख्या है वो संख्या पूर्णांक और पूर्ण संख्या है या नहीं? जल्दी बताओ। जितने भी प्राकृत संख्या है वो पूर्णांक और पूर्ण संख्या है या नहीं? देखो सब है, जितने भी पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या वो पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। जितना भी संख्या है वो क्या है? पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। लेकिन ये अगर पूछ दे कि पूर्ण संख्या जितने हैं सभी प्राकृत और पूर्णांक है, तब क्या होगा? पूर्णांक तो है लेकिन प्राकृत नहीं है। समझ गया? तब यहाँ पे क्या होगा? नहीं होगा। अगर ये पूछे कि कितने जितने भी प्राकृत संख्या है वो पूर्णांक और पूर्ण संख्या है तो है, तब क्या होगा? हो जाएगा। समझ गया? चलो इनको मिटा के आगे बढ़े। पूरा मिटा देता हूँ सब। अच्छा ये बताओ, सबसे छोटी, थोड़ा शॉर्ट में घी देता हूँ। अच्छा ये बताओ पहले, सम और विषम के बारे में जानता है? सम संख्या, विषम संख्या, इसके बारे में जल्दी। सम और विषम के बारे में जानता है? सम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं? जानता है? जल्दी बताओ। देखो सम संख्या सभी बच्चे को मालूम होगा, ये तीसरे क्लास से शुरू होता है। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो पूर्ण रूप से, उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। 2 के अलावा अगर किसी से वो विभाजित होता है तो वो हो जाएगा विषम संख्या। समझ गया? और सम संख्या और विषम संख्या ये दोनों समझ गया। तो अगर पूछ दे कि सम संख्या में सबसे छोटी सम संख्या कौन है? सबसे छोटी सम संख्या कौन है? कितना होता है? सबसे छोटी सम संख्या जो होता है वो कितना होता है? जल्दी बताओ। कोई बता पाएगा? सम संख्या अगर लिखेगा तो कहाँ से शुरू होगा? सम संख्या 2 से होता है, तो सबसे छोटा तो तुमको 2 नज़र आएगा। समझ गया? अगर बात करें विषम की, विषम में छोटी संख्या कितना होगा? सबसे छोटी विषम संख्या जो होगा वो कितना होगा? सबसे छोटा। जब दी लिखेगा तुम, विषम कहाँ से लिखा जाता है? जल्दी बताओ। विषम संख्या कहाँ से लिखा जाता है? जल्दी बताओ। विषम संख्या कहाँ से लिखा जाता है? 1 3 लिखा जाता है ना। ये सब क्या है? विषम संख्या। तो सबसे छोटी पूछे विषम संख्या तो ये कितना होगा? 1 हो जाए। कितना हो जाएगा? 1। अगर कह दे कि 2 क्रमागत सम संख्या का अंतर पूछे तब कितना होगा? 2 क्रमागत सम संख्या का अंतर। जल्दी बताओ। 2 क्रमागत सम संख्या का अंतर
दो क्रमागत सम संख्या का अंतर कितना होगा, जल्दी बताओ। अगर दो को सम संख्या देगा उसका अंतर पूछेगा, क्रम के अनुसार लेना, क्रमागत को कह रहा है क्रम के अनुसार, दो क्रम के अनुसार ले लो, समझ गया। जैसे 2 लिया तो 4 ले लो, 4 लिया तो 6 ले लो, 6 लिया तो 8 ले लो, और इसका अंतर बताओ कितना होगा। अंतर बोले तो घटाओ, अंतर बोले तो घटाओ, जो पहले लिया है उसके आगे वाला में से वो पहले वाले को घटा देना। अब जैसे 2 लिया 4 लिया तो 2 को 4 में से घटा देना है, 4 लिया 6 लिया तो 6 में से 4 को घटा देना, 6 लिया 8 लिया तो 8 को 6 में से घटा देना, कितना होगा बताओ। तो इस प्रकार उसका अंतर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। जैसे मान लो 2 और 4 लिया ना, तो 4 में से 2 को घटाओ 2 बचता है। अगर मान के चलो 4 और 6 लिया तो 6 में से 4 घटाएगा 2 बचेगा, 6 लिया 8 लिया तो 8 में से 6 को घटाएगा 2 बचेगा, बचेगा नहीं। तो अंतर कितना होता है, 2, हमेशा कितना होता है, 2 होता है। अगर पूछे कि दो क्रमागत विषम संख्या का अंतर बताओ कितना होता है, दो क्रमागत विषम संख्या का अंतर, दो क्रमागत विषम संख्या का अंतर कितना होगा, जल्दी बताओ। दो क्रमागत विषम संख्या का अंतर कितना होगा, कोई भी ले लो क्रम के अनुसार दो को विषम संख्या और उसका अंतर निकाल लो। जैसे 1 3 ले लो तो 2 आ जाएगा, 3 5 ले लो 2 आ जाएगा, 5 7 ले लो 2 आ जाएगा, 7 9 ले लो 2 आ जाएगा, 9 11 ले लो 2 आ जाएगा, उसमें भी 2 आता है। आगे बढ़े। अच्छा ये बताओ कि दो क्रमागत सम संख्या का मौसो कितना होगा, जल्दी बताओ। दो क्रमागत क्रम के अनुसार 2 को सम संख्या ले लो, उनका मौसो यानी HCF कितना होगा, जल्दी बताओ। दो क्रमागत संख्याओं का HCF यानी मौसो कितना होगा, जल्दी बताओ। दो क्रमागत संख्याओं का HCF यानी मौसो कितना होगा, कितना होगा, 2 होगा। कभी भी देख लेना, जैसे 2 क्रम के अनुसार ले लो, इससे इसमें भाग दे दो, 2 मरतबे 4 कट गया, या मान लो 4 ले लिया 6 ले लिया तो इसमें 1 मरतबे 4, 2 बचा, 2 पे 4 उतने आ जाएगा। तो क्रम के अनुसार देखा कितना आएगा, 2 आता है। कितना आता है रे, 2, समझ गया। अगर पूछ दे कि दो क्रमागत विषम संख्या का मौसो कितना होगा, जल्दी बताओ। 2 को क्रम के अनुसार मौसो संख्या ले लो विषम और उसका HCF निकाल के देखो कितना होता है, कितना होता है, जल्दी बताओ। दो क्रमागत विषम संख्या का HCF कितना होता है, जल्दी बताओ, तेजी से। कोई भी ले लो, मान के चलो हम 17 और 19 ले लेते, ये विषम संख्या है। अब 17 से 19 में दे तो कितना, 1 दिया 17 बचा 2, अब 17 उतार दिए, अब यहाँ पे 8 16 बचा 1, 1 से 2 तो देखेगा तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जैसे मान के चलो 1 और 3 को लो तो 1 से 3 में कट जाता है, 3 और 5 को ले लो तो 1 मरते 3 2 बचा, यहाँ पे फिर 3 1 मरते 2 1 बच गया, 1 से कट गया। कितना आ रहा है, सब में जो है HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आज समझे। चलो हमने कल बताया था सवाल में, यानी कि जो हमारा जो इससे पिछले वीडियो था उसमें बताए थे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बराबर कितना होता है, जल्दी बताओ। हमने बताए थे कि प्रथम 5, प्रथम 10, प्रथम 50, कई ठो सवाल दिए थे, 2-3 ठो दिए थे। बताओ जल्दी बताओ, प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग कितना होता है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, फटाफट बताओ, फटाफट तेजी से बताओ कितना होता है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। हमने क्या फार्मूला लिखे थे, n × n + 1/2 लिखे थे कि नहीं। अब 10 गो बोला हूँ तो तुम लोग 10 गो लिख के भी जोड़ सकता है ना। अब जैसे कैसे, फार्मूला तो बाद में देखेंगे, पहले जोड़ लो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में 10 जोड़ लो। 10 और 9 19, 19 8 कितना होता है, 27 7 34 6 40 5 45 45 4 49 3 52 52 3 कितना होता है 55। देखो इसका जोड़ हुआ हमको 55। अब यहाँ पे बैठा लो, n का मतलब ये हो गया n जो जितना है, 10 को बोला है तो 10
इंटू में 10 प्लस 1 अब बट्टा में 2, काट दो यहाँ से इसको, कितना हुआ 5। अब यहाँ पे देखो 10 1 11 हुआ, 11 5 55 आ गया, जितना जोड़े थे उतना आ गया। निकाल लेगा, जल्दी बोलो निकाल लेगा। चलो हम निकाल लेगा तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 35। प्रथम 35 प्राकृत संख्या का योग बताओ, जल्दी करो, तेजी से बताओ। चलो तो हम कितना बोले थे, ये 35, तो मान के चलो 35 प्रथम 35 प्राकृत संख्या का योग, तो 35 इंटू में 35 प्लस 1 बटा में 2। अब क्या करो, इनको जोड़ दो, ये हो गया कितना 35 गुना कर दो, 35 1 36 अब बटा में 2, इससे इसको काट दो 18। अब यहाँ पे गुना करो, 18 पंचे 90, 18 तिया 54, 54 9 कितना होता है 63, 630 कितना हुआ 630। समझ गया, तो यहाँ तक समझ गया। अगर मैं कह दूं कि प्रथम 5 सम संख्या का योग, जल्दी बताओ कितना होगा। प्रथम 5 सम संख्या का योग कितना होगा, प्रथम 5 सम संख्या का योग कितना होगा। सम और विषम तो समझ गया है ना, जल्दी बताओ, सम भी बताओ और विषम भी बताओ, जल्दी, दोनों सवाल हम दे देते हैं। जल्दी बताओ, तेजी से बताओ। अगर हम लिख दे कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, जल्दी बताओ। प्रथम 7 सम संख्याओं का योग, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। सम और विषम दोनों सवाल दे दिए, क्या होगा। ध्यान देना कि सम, देखो विषम संख्या के लिए जो होता है ना वो होता है n²। क्या होता है, फार्मूला होता है n², जितना संख्या देता है उसका स्क्वायर कर दो। और सम के लिए होता है n इंटू n प्लस 1, ये होता है इसका फार्मूला सम के लिए, और विषम के लिए ये है, सम के लिए ये है। आज समझ में। अब देखो यहाँ 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, कितना होता है 36। अब इसमें कह रहा है तो 7 ले लो, n की जगह पे 7, n प्लस 1 है तो 7 और 7 प्लस 1 कितना होगा 7 1 8, 8 7 56। देखो तो निकाल के 56 आता है। 5 का पूछ रहा है तो देखो 5 गुना 6 कर दो, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5 का कितना आया 30 आया है सम संख्या 5 का। अगर मान के चलो और सवाल हम कर देते हैं, चलो इसके जगह हम लिख देते हैं 16, इसका बताओ 16, और यहाँ सम की जगह यहाँ पे कर देते हैं 20। जल्दी बताओ क्या कितना होगा। प्रथम 16 विषम संख्या का योग, प्रथम 20 सम संख्या का योग कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तेजी से बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। आगे इस बात पे भी ध्यान दो, अभाज्य भाज्य। देखो अभाज्य संख्या का और हम क्या कहते हैं, जल्दी बोलो। अभाज्य संख्या का और हम क्या कहते हैं, यौगिक संख्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या बोलते हैं। जल्दी बोलो, अभाज्य संख्या का और क्या कहते हैं, रूढ़, क्या कहते हैं, रूढ़ संख्या। और भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, यौगिक। यौगिक, रूढ़ और यौगिक, ये ध्यान रखना। संस्कृत में ये अलग अलग होता है, लेकिन ये गणित में देखा जाए तो अभाज्य संख्या को रूढ़ और भाज्य संख्या को यौगिक, दोनों एक ही नाम है। अभाज्य संख्या बोले तब रूढ़, भाज्य संख्या बोले तो यौगिक संख्या। समझ गया। अब बताओ अभाज्य संख्या के बारे में जानता है। अभाज्य संख्या यानी किसको कहते हैं, इसका परिभाषा लिखना जरूरी नहीं है, ये बच्चे क्लास से शुरू होता है। जिन संख्या का गुणनखंड सिर्फ 2 हो, केवल 2 हो, एक हो और अपने आप हो, वह संख्या क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या, यौगिक रूढ़ संख्या। जिन संख्याओं का गुणनखंड जो होता है 2 से अधिक होता है उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। अब बताओ कि दू जो है, दू तो सम है, ये सभी जानता है, लेकिन ये अभाज्य है कि भाज्य है। दू जो है अभाज्य है कि भाज्य है। तो दू जब देखेगा तो दू का गुणनखंड निकालेगा तो सिर्फ 2 और 1 आता, 2 को आता है ना, तो 2 को आता है तो ये भी अभाज्य है। दू क्या है,
अभाज्य है। क्या है दू? अभाज्य है। आज समझ में। अब ये बताओ कि ये अभाज्य और भाज्य में पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य, तो ये मत सोच लेना कि एक से शुरू होता तो एक हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य यानी कि दू हुआ, और सबसे बड़ी अभाज्य पूछे तो अनंत हो जाता है। सबसे छोटी भाज्य पूछे तो 4, और सबसे छोटी आवाज़ 4 हो गया, सबसे बड़ी आवाज़ क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और एक जो है, एक, तुम एक को देखेगा तो एक का गुणनखंड कितना होता है? सिर्फ एक गो होता है ना, इसीलिए वो दोनों में से किसी में नहीं आता है। ना तो एक को हम अभाज्य में लिख सकते हैं, नहीं भाज्य में लिख सकते, दोनों जो है, दोनों में एक अलग है। सम और विषम में भी नहीं है, ये विषम में आ जाता है, सॉरी इसमें है, भाज्य और अभाज्य में नहीं है। अब विषम संख्या जितने भी हैं, जितने भी विषम है, सब विषम क्या है? भाज्य नहीं है। कुछ अभाज्य भी है और कुछ भाज्य, इन दोनों को मिलाया गया है तब जाके विषम संख्या हुआ। पूर्ण रूप से जितने भी विषम है, कुछ भाज्य है तो कुछ अभाज्य है। समझ गया? लेकिन यहाँ तुमको ये जानना था कि भाज्य और अभाज्य, समझ गया ना, भाज्य और अभाज्य। चलिए आगे बढ़े, मिटा दे सबको। अच्छा, इसका निकाला तुम लोग 16 जो बोले थे कि प्रथम 16 विषम संख्या का योग कितना हो? 16 कितना होता है? 256। 256 तक 16 होता है रे, गुना करके देख लो। 256। अगर 20 सम संख्या का योग पूछा गया है ना, तो 20 यानी 20 गुना कर दो 21, कितना हो जाएगा? 21 दूना 42, यही ना हुआ? 420 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है ये? 420 कितना आ रहा है? 420 है। समझ गया? समझ गया ना? इसको मिटा दे, आगे बढ़ जाए। चलो अगले पॉइंट की मैं बात करता हूँ। एक क्वेश्चन देता हूँ, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल, जल्दी बताओ क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? पहले ये बताओ, तुम लोग तो जान चुके हैं ना सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य, अभी तुरंत बताए हैं सबसे छोटी भाज्य कितना होता है और सबसे छोटी अभाज्य कितना। सबसे छोटी भाज्य पूछे तो 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2, तो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? 4 और 2 का कितना होता है? 8। अगर यही सवाल कर दे कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य इन संख्याओं का भागफल कितना होता है, भागफल अगर पूछ दे तो कितना होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब भाग दे तो भागफल कितना निकलता है? 2। गुणनफल पूछे तो 8 हो जाएगा, अब भागफल पूछे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो समझ गया ना, सबसे छोटी संख्या का, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का गुणनफल, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का भागफल। समझ गया कितना होता है? चलो अगले एक पॉइंट है कि क्या मतलब भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में? भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? जल्दी बताओ। अगर कोई हम भाज्य संख्या ले लेते, जैसे मान के चलो हम 10 ले लिए, 10 क्या है हमारा? भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य है। और इन संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तो देखिएगा लिख सकता है। कैसे? तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, अब 5 क्या है? अभाज्य संख्या, तो गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? अब ये पूछ देगा कि 2 अभाज्य संख्या को गुना करने पर भाज्य संख्या प्राप्त हो सकता है? हो जाएगा। कोई भी ले लो, मान लो 7 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, समझा? तो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या को हम लिख सकते हैं ना, भाज्य संख्या के गुणनफल, अभाज्य संख्या का जो गुणनफल है उसको भाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं ना। अब ये नहीं कि सभी जितने भी अभाज्य संख्या है उसको गुना करने पर, अगर 2 का अभाज्य संख्या कोई भी ले लेते हैं उसको गुना करते हैं तो भाज्य संख्या मिलिए जाए, ऐसा नहीं है। अब जैसे मान के चलो तो मिल भी जाएगा। अब मान चलो 9 है, 9 क्या है? भाज्य अभाज्य लेते हैं, जैसे मान लो 7 और 5,
इसको गुना करें कितना होगा 35। अब 35 तो भाज्य संख्या है ना, हम ऐसा मतलब ऐसा बताने वाले थे कि कोई ऐसा संख्या है अभाज्य जिसको गुना करे तो भाज्य मिले नहीं, ऐसा कोई संख्या है जिसको गुना करे तो भाज्य मिले ही नहीं, ऐसा कोई है? यही मैं देखने वाला था कि ऐसा कोई है, मेरे मन में डाउट आया था, इसलिए मैं ऐसा संख्या, अब जैसे मान के चलो हमारे मन में आया था कि 9 और 7 को गुना करें, लेकिन देखें तो हम 9 क्या है, भाज्य संख्या है, तो गुना कैसे करें? जो 63, हम सोचे थे कि 63 तो अभाज्य संख्या होगा, लेकिन ये 63 देखा जाए तो भाज्य संख्या है। 21 तिया 63, 9 सत्ता 63, 7 नवा 63, कितना संख्या निकल जाता है, नहीं है ना? तो जितने भी अभाज्य संख्या है, अगर उन संख्या 2 गो है और उसको गुना करते हैं तो भाज्य संख्या मिल जाता है। अब भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं, समझ गया? तो यहाँ तक आज का मेरा क्लास है। जिन बच्चे को ये क्लास अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह हम आप लोगों के बीच आते रहेंगे। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।